नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी अच्छे से जारी रख रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग को यहाँ रूबरू होने का मेन मकसद ये है कि आज हम लोग 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका एक शॉर्ट टाइम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, 1830 की क्रांति जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे जुलाई की क्रांति भी कहा जाता है। जुलाई की क्रांति, ठीक है, क्रांति। और ये देखो, ये जो टॉपिक है ना वो आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माने जाते हैं, तो इसी वजह से आपको अच्छे से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, ये जुलाई की क्रांति इसको कहा जाता है। इतना कंप्लीट हुआ। अगर हमें 1830 की क्रांति को समझना है अच्छे से, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वियना सम्मेलन को समझना होगा। किसके सम्मेलन को? मेरे साथ दोहराइए, वियना सम्मेलन। अब वियना सम्मेलन को समझना होगा पहले। तो वियना क्या है? वियना, आप एक देश का नाम आप तो जानते होंगे, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। क्या? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कौन है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहीं पे क्या होता है कि सन 1815 ईस्वी में एक मेटरनिक की अध्यक्षता में यहाँ एक सम्मेलन होता है, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, ये 4 स्टार मैंने दे दिया है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। एक बार दो बार दोहरा लेते हैं हम लोग कि वियना क्या है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यहाँ पे एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। कब? 1815 में। अध्यक्षता इसकी किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, वियना सम्मेलन को बुलाने का कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा होगा। वियना सम्मेलन ऐसे थोड़ी ना है कि मीटिंग बुला दिया गया और इसकी अध्यक्षता मेटरनिक ने ऐसे ही कर दिया। इसके बुलाने के कुछ ना कुछ तो रीज़न रहे होंगे। चलिए इसको रीज़न को समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1804 में नेपोलियन संहिता के बारे में जानते होंगे कि एक नेपोलियन है, वो क्या बनता है? नेपोलियन क्या बनता है? फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में इसने क्या लाया? एक नेपोलियन संहिता लाई, जिसके तहत जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको बलवती मिली। बलवती मतलब कि बल दिया, उसको आगे बढ़ाया। रूढ़िवादी भावना का खत्म किया, सत्यानाश करने की कोशिश की इसने। और फिर क्या करता है कि नेपोलियन सुधार तो कर रहा है, बहुत सारे सुधार के, समानता लाने की कोशिश की, अच्छे से मताधिकार भी दिया। ये नेपोलियन ने ऐसा काम किया। लेकिन क्या होता है कि इसकी महत्वाकांक्षा और ज़्यादा बढ़ती जाती है। महत्वाकांक्षा, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और इसने सोचा कि चलो हम फ्रांस तक ही क्यों रहें। ठीक है, फ्रांस तक, ये फ्रांस है तो फ्रांस तक ही हम क्यों रहें, थोड़ा और पैर पसारा जाए। तो इसने और देखा था अन्य देशों में भी अपना पैर पसारने की कोशिश की। अब देखो, अन्य देशों में पैर पसारने की कोशिश की तो सब लोग ऐसे थोड़ी ना देख रहा है। सब ऐसे ही देखते रह जाएगा कि मेरे यहाँ पे आओ आप और मेरे ऊपर राज करो, आधिपत्य जमा लो, उपनिवेश अपना स्थापित कर दो। ये कभी सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। आप खुद समझो। तो जब फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट हर जगह पे जा रहा था और विजिट करने के क्षेत्रों को जीतने के लिए, तो वहाँ के जो शासक वर्ग के लोग थे उन्होंने नेपोलियन पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने का मतलब कि क्या उसको बोले, तो लड़ाई बढ़िया से हुआ। और क्या होता है कि 1814 ईस्वी में नेपोलियन हार जाता है। इन लोग से युद्ध में क्या होता है? नेपोलियन हार जाता है। कब? 1814 ईस्वी में। यहाँ पे हार जाने के बाद अब नेपोलियन के यानी कि पतन हो जाता है। उसको शासक वहाँ से हटा दिया जाता है। फ्रांस का शासन जो है और उससे छीन लिया जाता है। अब फिर क्या होता है कि जब छीन लिया जाता है तो नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया, जो राष्ट्र नेपोलियन को हराए थे उनको पसंद नहीं था। तो सबसे पहले वियना सम्मेलन को बुला करके उन्हीं कामों को जो नेपोलियन ने किए थे, उन्हीं कामों को ख़त्म करने की काम की गई। ठीक है, पहला काम क्या था कि नेपोलियन ने सबको समानता का अधिकार दिया था। तो उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। ठीक है, रूढ़िवादी भावना जो चलती आ रही थी, रूढ़िवादी भावना को तोड़ने की काम किया था। रूढ़िवादी भावना को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई। किसमें? वियना सम्मेलन की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, और भी क्या किया गया कि नेपोलियन के जगह पे एक वहाँ नया शासक आया। नेपोलियन के जगह पे एक नया शासक आया जिसका नाम है लुई 18वां। ठीक है, लुई 18वां। ये भी बुर्बो राजवंश का था। किस वंश का? ठीक है, बुर्बो राजवंश का क्या था? एक शासक था। कौन? लुई 18वां। ये कब बनता है? नेपोलियन का जब पतन होता है इसके बाद यहाँ का शासक बनता है। कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस का शासक बनता है। देखिए, अब यहाँ से एक और बात होती है कि जो लुई 18वां है ना, वो थोड़ा सा मध्यम मार्ग में चलने वाला इंसान था।
मध्यम मार्ग मतलब आप लोग समझते हो कि न तो ज़्यादा गरीबों की तरफ झुका रहता है, न ज़्यादा अमीरों की तरफ। ये सोचा कि चलो समानता के साथ अभी मतलब कि अभी तुरंत ही कुछ क्रांतियाँ हुई थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कम ही रखा जाए, अपनी जो कुछ महत्वाकांक्षा है उसको ही कम रखा जाए। ये किसने सोचा? लुई अठारह ने सोचा, और ये मध्यम मार्ग पे चला, मध्यम मार्ग पे। ठीक है, इसके लिए इसने क्या किया कि एक समान नागरिक संहिता लाई, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता लाई, संवैधानिक सुधार यहाँ पे किए। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समान नागरिक संहिता लाया और संवैधानिक सुधार किए। कौन? ये लुई 18वां काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे चलते चलते उम्र बीतता है तो कोई भी आदमी टपक जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो लुई 18वां है उसकी भी मृत्यु हो गई। लुई 18वां की मृत्यु कब हुई? 1824 ईस्वी को। कब मृत्यु हुई इसकी? 1824 ईस्वी को। जब लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का एक शासक यानी कि फ्रांस का एक और शासक बनता है जिसका नाम क्या था? चार्ल्स दसम। क्या नाम था? चार्ल्स एक्स इसको बोला जा सकता है, चार्ल्स दसम। ये क्या बनता है कि फ्रांस का शासक बनता है। तो ये देखिए क्या होता है कि चार्ल्स दसम थोड़ा सा स्वेच्छाचारी शासक था। स्वेच्छाचारी मतलब कि खुद अपने ऊपर ही ध्यान देने वाला, निरंकुश शासक कहा जा सकता है इसको। निरंकुश शासक भी था, रूढ़िवादी भावना का कट्टर विरोधी, उसका समर्थक, कट्टर समर्थक, विरोधी नहीं, रूढ़िवादी भावना जो चलती आ रही थी उसका समर्थक था। और ये विलासिता में चूर था। विलासिता मतलब समझते हैं ना, भोग विलास में अपना ही ध्यान रखता था। जनता कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब कि इससे कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये रूढ़िवादी भावना का पोषक था। पोषक मतलब कि इसको मानने वाला था। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको कुचलता था। अब देखिए इसने क्या किया कि, और एक और चीज़ इसने किया ये चार्ल्स दसम ने, कि जो समान नागरिक संहिता लुई 18वां लाया उसको इसने खत्म कर दिया, स्वाहा, खत्म। और इसके जगह पे इसने शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग बनाया। देखिए शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग मतलब समझिए कि वैसे लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कुल मिलाकर आप कुलीन इनको कहा जा सकता है। ठीक है, वैसे लोगों की इसने स्थापना की और वैसे लोगों की ये अधिक मदद करता था। कौन? तो ये चार्ल्स दसम। कौन? चार्ल्स दसम, चार्ल्स एक्स की बात हम लोग बोल रहे हैं। क्या करता था कि राष्ट्रवाद का कट्टर विरोधी था। ठीक है, इसने अभिजात वर्ग की स्थापना की, जो लुई 18वां समान नागरिक संहिता लाया था उसको खत्म किया। और क्या करता है कि अभिजात वर्ग की स्थापना करता है। ये रूढ़िवादी भावना का पोषक है। अब देखिए कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता है। आप लोग बनवासी भी करना रहेगा तो अगर किसी से लड़ाई करना है तो अकेले जाओगे तो आपको बढ़िया से कूट दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपका कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। अगर आपका दोस्त अगर रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे, तो आप निश्चित है कि लड़ाई में हार जाए या जीत जाए लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया कि इसने एक अपना प्रधानमंत्री, एक आदमी को चुना जिसका नाम पॉलीगनेक था। क्या नाम था? पॉलीगनेक, याद कीजिएगा, पॉलीगनेक। क्या नाम था इसका? पॉलीगनेक। इसने पॉलीगनेक को क्या बनाया? अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया किसको? पॉलीगनेक को। ये जो पॉलीगनेक है ना, वो मेटरनिक को अपना गुरु मानता था। कहने का मतलब कि इस मेटरनिक के विचारधारा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक है, मेटरनिक के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कहने का मतलब कि चार्ल्स दसम जो है ना, चार्ल्स दसम से भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ के खतरनाक इंसान था। इसने बहुत तेज़ी से रूढ़िवादी भावना का प्रचार किया। राष्ट्रवाद का एकदम कट्टर विरोधी ये भी था। कट्टर विरोधी कौन था? पॉलीगनेक था। और भी बहुत सारे काम किए। समानता का अधिकार जो मिला था उसको भी खत्म किया। अभिजात वर्ग मतलब कि कुलीन वर्ग जो थे उनको बहुत ज़्यादा इसने मदद किया। तो ये सब बातें आती गई तो फिर धीरे धीरे जनता में असंतोष बढ़ती गई। जनता, अब आप खुद समझो कि जब ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, किसी एक पर ही ज़्यादा अपना ध्यान को फोकस किया जा रहा है, तो निश्चित है कि प्रॉब्लम तो आएंगी ही। तब क्या हो, लोगों ने इसका विद्रोह करना स्टार्ट किया। किसने? लोगों ने, यानी कि फ्रांस की जनता ने जब यहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट किया तो चार्ल्स दसम आन दिखाता और 4 अध्यादेश ला दी। कितने अध्यादेश? 4 अध्यादेश ला दी। देखो ये तो पटाखा बन ही रहा था, जैसे बम ये तो बन ही रहा था, लेकिन इसमें चिंगारी लगाने का काम ये 4 अध्यादेश ही किए।
अध्यादेश कहने का मतलब कुछ नियम बना कर सबके जनता के सामने रख दिया। इसमें क्या था कि पहला नियम कहता है कि जो वहाँ का नेशनल असेंबली है, वहाँ का जो सभा है, प्रतिनिधि सभा इसको भंग कर दिया गया, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, खत्म। दूसरा चीज़ क्या करता है कि वहाँ की जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली को क्या करता है कि इसका कार्यकाल 7 वर्ष का था, उसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया। और फिर इसने क्या किया, तीसरा इसने क्या करता है कि जो विशेषाधिकार है ना, वोट डालने का विशेषाधिकार, इसको समाप्त कर दिया। वोट डालने का अधिकार इसको भी क्या करता है कि ये समाप्त करने की कोशिश करता है। बहुत लोगों को जैसे सीमित कर देता है, खत्म नहीं करता है, जैसे सीमित कर देता है। जैसे कुलीन लोग हैं उनको ही अधिकतर वोट देने का अधिकार इसमें दे देता है। और चौथा चीज़ क्या करता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। स्वतंत्रता, जैसे मीडिया ऐसा मान लीजिए जो किताब ये सब छापते हैं, अखबार वगैरह छापते हैं, तो इनकी जो स्वतंत्रता है उनको समाप्त कर दिया गया। तो जब ये सब समाप्त किए गए तो लोगों में ये जो भावना है ना और बढ़ती गई, और ये जो विद्रोह की भावना और बलवती होती गई। ये जो अध्यादेश लाया वो 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई 1830 की बात है, ये लाता है। तो लोगों में जब ये लाया गया ये अध्यादेश, तो लोगों में विद्रोह की भावना और बलवती हो गई और तेज हो गया। जब तेज हो गया तो लोगों ने क्या किया, ऑन द खत्ता बढ़िया से विद्रोह किया, करना ही विद्रोह तो बढ़िया से किया। और क्या करता है, और विद्रोह की शुरुआत कब होती है, कहीं कहीं देखिए हर बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। कभी कोई बुक में 27 जुलाई दिया रहेगा, तो कहीं 28 जुलाई दिया रहेगा। तो हम लोग 28 जुलाई को मानकर चलते हैं। कब, 28 जुलाई को। यानी कि 28 जुलाई को क्या करता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और अंततः इसका क्या हुआ हाल कि जो राजा था चार्ल्स दसम, उसको गद्दी से उतार दिया गया। चार्ल्स दसम को गद्दी से उतार दिया गया, नीचे उतार दिया गया। और जब चार्ल्स दसम को गद्दी से उतार दिया गया तब लोगों ने बहुत राहत की सांस ली, ठीक है। और चार्ल्स दसम जैसे गद्दी से उतरा, ऑन द खत्ता वो चला गया इंग्लैंड, ठीक है। कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। अब देखिए हम लोग, अब देखिए चार्ल्स दसम जब हटता है, यानी कि उसको जब शासन से हटा दिया जाता है, तो अब कोई ना कोई तो चाहिए ना हमें जो फ्रांस में शासन अपना फैला सके और लोगों के ऊपर शासन कर सके। तो चार्ल्स दसम के बाद ये पहले एक और चीज़ कि चार्ल्स दसम बोर्बो राजवंश का था, ठीक है, बोर्बो राजवंश का था। तो इसके शासन को खत्म कर दिए गए, यानी कि बोर्बो राजवंश है, इसका शासन टोटल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और बोर्बो राजवंश की जगह पे यहाँ पे आर्लियंस वंश की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, फिर से बोलिए, किसकी स्थापना की गई, आर्लियंस वंश की स्थापना की गई। और आर्लियंस वंश का एक शासक था जिसका नाम था लुई फिलिप। आर्लियंस वंश का एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था, लुई फिलिप। इसको क्या बनाया जाता है, तो इसको फ्रांस का नया शासक बना दिया जाता है। और बोर्बो राजवंश यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद कौन सा वंश आता है, आर्लियंस वंश आता है, जिसका राजा कौन बनता है, लुई फिलिप। देखिए लुई फिलिप जब आता है तो लुई फिलिप सबसे पहले काम करता है कि जो विशेषाधिकार है ना, जो लोगों से छीन लिया गया था, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब को थोड़ा सा लाने की कोशिश करता है। ये लुई फिलिप का काम है, ठीक है। ये सब लाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे लोगों में एक संतुष्टि लाने का काम करता है, धीरे धीरे करके संतुष्टि लाने का काम करता है। बाद में यही लुई फिलिप कैसे महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ते जाती है, किस प्रकार से इसने कोई काम किए, जिसके कारण 1848 ईस्वी में एक और फ्रांस की क्रांति, ये अंतिम से जो फ्रांस की क्रांति होती है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अगली टॉपिक में विचार करेंगे। पहले इतना ये रिवीजन क्लास है, नॉर्मल क्लास है आपका, इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग 1848 की क्रांति के बारे में जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।